Hello everyone, myself Rakesh Rana. Welcome to my YouTube channel. After watching video, please like and subscribe. Today we will discuss now about what is chemical reaction and equation. आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। हमारा विषय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सी परिस्थितियाँ देखी होंगी, बहुत से घटनाक्रम देखे होंगे, जैसे कि दूध का दही में बदलना, लोहे का जंग लग जाना, अंगूर का किण्वन, भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन, हम सांस लेते हैं, खाने का पक जाना, फलों का पकना, अध पके फलों को मसालों के द्वारा तैयार कर देना, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। परंतु इसकी जो मूलभूत परिभाषा वो कुछ इस प्रकार से है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायन की प्रारंभिक प्रकृति या पहचान में कुछ न कुछ बदलाव हो जाए तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के 4 निम्नलिखित अभिलक्षण हैं, जैसे कि किसी की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकासन या उत्सर्जन, बाहर निकलना जिसको हम कह सकते हैं, तापमान में परिवर्तन। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ठोस से द्रव, द्रव से गैस या गैस से ठोस, द्रव, कुछ इस प्रकार से अवस्था में परिवर्तन हो जाए, या रंग में परिवर्तन हो जाए, जैसे लोहे का लाल भूरे रंग का हो जाना, कटे हुए बैंगन का लाल भूरे रंग का हो जाना, कटे हुए सेब का लाल भूरे रंग का हो जाना, रंग में परिवर्तन का उदाहरण है। गैस का निकास या उत्सर्जन, गैस का बाहर निकलना, जैसे कोल्ड ड्रिंक में नमक डाल देने पर उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, या और भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे घटनाक्रम हैं जहाँ पर हम गैस का निकास या उत्सर्जन देख सकते हैं। गली सड़ी खाद, गोबर से गैस का निकास, तापमान में परिवर्तन, जैसे कि खाना बना रहे हैं हम, खाना गर्म, जब दूध गर्म हो जाता है, खाना गर्म हो जाता है तो उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है, या हमारे शरीर में कोई अभिक्रिया होती है तो हमारे शरीर के तापमान में परिवर्तन हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाना। ये सब अभिलक्षण है, पहचान है रासायनिक अभिक्रिया की, कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम कह सकते हैं कि रसायन में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे रासायनिक समीकरण क्या है, मैंने साइड में डेफिनेशन दी है। रासायनिक समीकरण अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक फार्मूले के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। या फिर कह सकते हैं आप किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जो शब्द समीकरण है, शब्द समीकरण को संक्षिप्त एवं छोटे रूप में लिख अथवा छोटे रूप में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और इसको हम संक्षिप्त रूप में क्या लिख सकते हैं, Mg प्लस O2 या 2Mg प्लस O2 MgO। अभी किसी रासायनिक अभिक्रिया में लेफ्ट साइड में जो लिखा जाता है, बाईं तरफ जो लिखा जाता है वो अभिकारक होता है या अभिकर्मक भी कह देते हैं, और जो दाईं तरफ लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, उसे उत्पाद कहते हैं। अब अभिक्रिया में अभिकारक या अभिकर्मक किसे कहेंगे, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं, और उत्पाद जो रासायनिक परिवर्तन के बाद नए जो पदार्थ बनते हैं उसको उत्पाद कहते हैं। वे मैंने नीचे परिभाषा डाली है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के बाद एक नया पदार्थ बनता है, इसे उत्पाद कहते हैं। यह समीकरण में तीर के निशान के दाईं तरफ लिखा जाता है। 2 या 2 से अधिक उत्पादों के बीच धन यानी कि प्लस का निशान लगाते हैं, चाहे अभिकर्मक हो या उत्पादों 2 से अधिक होने पर उनके बीच में प्लस का निशान हम लगाते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त अथवा उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी कि शब्द समीकरण की जगह पर अगर हम रासायनिक सूत्र का उपयोग करें तो वह और भी ज़्यादा छोटा और उपयोगी सुविधाजनक हमारे लिए हो सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को स्मरण करें, याद रखें,
तो उपरोक्त शब्द समीकरण यानी कि जो हमने ऊपर जो शब्द समीकरण दी थी ये कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं समीकरण 1.1 में, उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं संक्षिप्त रूप में अथवा छोटे रूप में Mg प्लस O2 MgO। तीर के निशान के बाईं ओर के दो तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। अगर समान है तो यह संतुलित समीकरण है, समान नहीं है तो असंतुलित समीकरण, जिसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम याद होगा जो कि आपने कक्षा 9th में किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण होता न ही विनाश होता, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारकों के तत्वों का द्रव्यमान और उत्पादों के तत्वों का द्रव्यमान बराबर रहेगा तो वो संतुलित अभिक्रिया। अगर वो बराबर ना हो तो वह असंतुलित अभिक्रिया होती है, जिसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। मतलब क्या, यदि समीकरण संतुलित होगी तो तत्वों की संख्या समान होगी, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तीर के दोनों तरफ। अगर समान नहीं है इसलिए तो उसमें उसे हम कंकाली समीकरण बोलेंगे, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यदि समान नहीं है तो वह कंकाली समीकरण है और कंकाली समीकरण को हमें संतुलित समीकरण में बदलना होगा। क्रियाकलाप 1.3 के ये एक शब्द समीकरण दिया हुआ है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर के जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाते हैं Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर देखेंगे क्या यह समीकरण संतुलित है या कंकाली है। लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ Zn 1 है और दूसरी तरफ भी Zn 1 ही है। एक तरफ H2 हाइड्रोजन की संख्या 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। SO4 1 है या फिर कह सकते हैं 1 सल्फर है लेफ्ट हैंड साइड में और एक ही सल्फर का आइटम है, परमाणु है राइट हैंड साइड में। ऑक्सीजन 4 है, दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन 4 है। तो यह इसका मतलब है यह समीकरण संतुलित समीकरण है। ये टेबल में दिया हुआ है कि जिंक भी 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, दोनों तरफ 2-2 हैं, सल्फर दोनों तरफ 1-1 है, ऑक्सीजन दोनों तरफ 4-4 है। इसका मतलब यह समीकरण संतुलित है। आगे एक और अभिक्रिया दी है कि Fe प्लस H2O मिलकर के बना रहे हैं Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। मेरे को लगता है यह समीकरण संतुलित नहीं है। देखते हैं क्या यह संतुलित है। लेफ्ट हैंड साइड में Fe की संख्या 1 है, जबकि राइट हैंड साइड में उत्पादों की में परमाणुओं की संख्या में 3 है, तीर के निशान से दूसरी तरफ। हाइड्रोजन 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 4 है। देखने से पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में Fe और O की जो संख्या है वो राइट हैंड साइड की संख्या के साथ मेल नहीं खाती, बराबर नहीं है। इसका मतलब है यह समीकरण कंकाली समीकरण है या फिर कह सकते हैं असंतुलित समीकरण है। इसको संतुलित करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन जो है जिसमें ज़्यादा अंतर है वो ऑक्सीजन वाला आइटम है, परमाणु है कि एक तरफ 4 ऑक्सीजन दिखाई गई है उत्पादों की तरफ और अभिकर्मक की तरफ 1 है। ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन 4 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन हमें हाइड्रोजन से वाटर से प्राप्त है H2O से, उसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन हमारी 4 हो जाएगी, ऑक्सीजन बराबर हो जाती, ऑक्सीजन संतुलित होगी। परंतु क्या हुआ कि पानी में जो H2 था वो 8 हो गए हैं। अब जैसे हम ये हमारी समीकरण बनेगी Fe प्लस 4H2O प्लस Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर देखने पर पता लग रहा है कि हमारे हाइड्रोजन की संख्या अब लेफ्ट हैंड साइड में 8 हो गई है, 4 दूनी 8, ये 4 जो है सबके साथ है, और राइट हैंड साइड में केवल 2 है। तो अब हम हाइड्रोजन की संख्या को बराबर करेंगे। उत्पादों की संख्या में जो हाइड्रोजन है वो 2 है, तो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाएगी, 8-8 हाइड्रोजन हमारी प्राप्त हो जाएंगी। अब हमारे पास हाइड्रोजन भी संतुलित है, संख्या में बराबर है और ऑक्सीजन भी बराबर है। परंतु अब Fe जो है एक लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 3 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है तो उसको हम 3 से गुणा करेंगे और हमारी जो समीकरण होगी
वो होगी 3Fe+4H2O Fe3O4+4H2। ये एक संतुलित समीकरण है जो अंतिम चरण में हमें प्राप्त हुई। इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। इस विधि का नाम है हीट एंड ट्रायल विधि। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। अगर कोई भी उत्पाद सॉलिड है, ठोस है, ठोस के लिए S का प्रयोग करेंगे, गैस के लिए G का प्रयोग करेंगे, द्रव के लिए लिक्विड L का प्रयोग करेंगे और जलीय के लिए AQ का प्रयोग हम करेंगे। यहाँ पर मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूँ। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि यह आवश्यक ना हो। जरूरी नहीं है कि सभी में भौतिक अवस्था को बताया जाए कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। किसी अभिक्रिया में कितना तापमान हमें चाहिए, कितना प्रेशर, कितना दाब हमें चाहिए, या कोई उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के उसकी गति को कम या अधिक तो कर देते हैं, परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं आने देते, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करें, यानी कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिल करके, संयोग मतलब मिल करके, जुड़ करके एकल उत्पाद, एक उत्पाद का निर्माण करें, ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण दिए हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना होता है। जब बिना बुझा चूना, जिसको हम कली भी बोल देते हैं, जो सफ़ेदी घरों में की जाती थी, उसको पानी में भिगोते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल बन जाता है, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। और साथ में बहुत ज़्यादा उष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है। आप पूछ सकते हैं, आपके घर वालों से पता कर सकते हैं कि जब वो कली करते थे, सफ़ेदी करते थे, तो उसको पहले पानी में भिगोकर रखा जाता था कुछ टाइम तक, और बर्तन वो गर्म हो जाता था, उसको ठंडा होने दिया जाता था, फिर उसका प्रयोग किया जाता था। कोयले का दहन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है मिल करके, यानी कि कार्बन हमें कोयले से प्राप्त होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका दहन होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में ऊष्मा मुक्त करता है। यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण करते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान गर्मी पैदा करे, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसको एक्जोथर्मिक इंग्लिश में बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। उसके उदाहरण हैं प्राकृतिक गैस का दहन, कोई भी दहन से संबंधित अभिक्रिया। दहन मतलब जलना। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी केमिकल, कोई भी रसायन, कोई भी गैस जब जलेगी तो वो ऊष्मा ऊर्जा मुक्त करेगी, और उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या आप जानते हैं श्वसन एक ऊष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया है? हम जो सांस लेते हैं, क्या ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी? जब हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, अंदर हमारे ठंडी हवा जाती है, ठंडी गैस जाती है, और जो बाहर निकलती है वो गर्म होती है। ये आप नॉर्मली भी देख सकते हैं इसको। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिल करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को विशेष नाम श्वसन है। ग्लूकोज से जो हमें हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त होती है, इस अभिक्रिया को श्वसन कहते हैं। ये उदाहरण दिया है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जब ये वाटर में डिजोल्व होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जब हम इनहेल करते हैं, लेके जाते हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है बाहर,
ग्लूकोज के जलने पर क्या लीजिएगा, टूटने पर, और साथ में पानी हमारे शरीर के अंदर प्लस ऊर्जा। शाक सब्जी यानी कि वनस्पति द्रव्य को विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ये मैंने शुरुआत में भी बताया था कि जैसे गोबर वगैरह का गलना सड़ना, उसमें भी क्या होती है कि गैसों का उत्सर्जन होता है। आपने देखा होगा कि पुराना पड़ा हुआ गोबर अंदर से विघटित होने पर जब गल सड़ जाता है तो वो गर्म हो जाता है, तो वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या, टूट जाना। यह अभिक्रिया संयोजन का बिल्कुल विपरीत है। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, एक अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि फेरस सल्फेट है FeSO4, गर्म करने पर ये टूट जाता है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये 3 उत्पाद हमें देता है गर्म करने पर। ऊष्मा यहाँ पर लिखा हुआ है तीर के निशान के ऊपर, यानी कि ताप, दाब और उत्प्रेरक को हम तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। तो ताप में ऊष्मा दिया कि फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड के अंदर। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2 को क्रिस्टल जल त्याग देता है, यानी कि 7 अणु जो पानी के वो भी अपने में से निकाल देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत फिर ये हमें क्या देता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड देता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस होता है जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस के रूप में होती है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसके कि हम चूना पत्थर कहते हैं, जो हमारे घरों में प्रयोग किया जाता है, उसको यदि 1273 केल्विन तापमान पर यानी कि लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रदान करता है, जिसे कि हम कली भी बोल देते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में भी दिया गया है, जैसे कि ये दिया गया है वियोजन अभिक्रिया का कि लेड नाइट्रेट है वो भी टूट जाता है। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं, PbNO3 ट्वाइस को जब हम गर्म करते हैं तो वो हमें लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्रदान करता है। यह भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें एक अभिकर्मक टूट करके 2 या 2 से अधिक वाली जो शर्त है, यानी कि 3 उत्पाद हमें प्रदान कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आप देख सकेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से ऐसा होता है। जब हम सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दे तो वह सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में वियोजित हो जाता है। AgCl टूट जाएगा Ag प्लस Cl2। Ag होता है सिल्वर, चांदी जिसको बोलते हैं, यानी कि सिल्वर क्लोराइड टूट जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस के अंदर, सिल्वर आपका ठोस रहेगा। ऐसे ही AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता था। इसका श्याम श्वेत होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, जो आज के टाइम में नहीं होती, पहले टाइम में होती थी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, जिसमें नेगेटिव का यूज़ किया जाता था। अगर फोटोग्राफर गलती से रील को धूप में यानी कि लाइट में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खोल दे तो वो फ़ोटो आपकी ख़राब हो जाती थी। इसलिए वो जब भी रील बदलते थे या निकालते थे तो उसको अंधेरे में बदला जाता था। अदरवाइज़ कि सिल्वर ब्रोमाइड की जो बर्थ होती है उसमें से ब्रोमीन जो गैस थी वो उड़ जाती थी, हट जाती थी, जिसके कारण से आपके जो फ़ोटो है वो ख़राब हो जाते थे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। पीछे हमने पढ़ा था ऊष्माक्षेपी, जो अभिक्रियाएं अपने में से ऊष्मा को उत्सर्जित करती है उन्हें ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वो अभिक्रिया जो जिन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि जिनको गर्म करना पड़े। आज के लिए इतना ही काफ़ी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।